जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट के लिए। आज हम आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेड, थोड़ा-सा लेंथी भी है, ठीक है? थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। वो है इनकम फ्रॉम बिज़नेस। ये स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है, टफ़ टफ़ लगता है क्योंकि इसमें आपने कुछ एडजस्टमेंट्स रिवर्स करनी होती हैं, जो आपने अकाउंटिंग में बिज़नेस की अकाउंटिंग करते हुए की होती हैं। बिज़नेस सारा वही है, ठीक है, जो आपने अपनी एफएआर 1 में या आपने जो अपनी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जो पीआरसी 4 है या जो आपने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में पढ़ा था बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस टैक्स के लिए भी वही चीज़ें हैं। यहाँ पर जब आप बिज़नेस की डेफ़िनेशन देखते हैं, तो वो वही सारा कुछ कहता है कि आप अगर सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है? आप आईटी की सर्विसेज़ देते हैं, अगर आपका वो बिज़नेस है, तो आप उस बिज़नेस की डेफ़िनेशन में फ़ॉल करेगा। और उस सर्विसेज़ से, उन एक्टिविटीज़ से जो भी आपकी इनकम होगी, जो भी आपके प्रॉफ़िट्स होंगे, जो भी आपके गेन्स होंगे, वो सारे के सारे आपके कहाँ पर टैक्स होने हैं? इनकम फ्रॉम बिज़नेस में टैक्स। हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कुछ टर्म्स पढ़ी थी। प्रॉफिट ऑन डेट, ठीक है, कि आपका वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। लेकिन हमने वहां पर ये भी पढ़ा था कि एक बिजनेस है, उसकी नेचर ऑफ बिजनेस ही यही है कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो उसका जो नेट प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट ऑन डेट होगा। तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज नहीं होगा, वो कहां पर चार्ज होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज होगा। लाइक जो आपके बैंक्स होते हैं, ठीक है, आपके जितने भी बैंक्स हैं, उनका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग्स क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है? वो लोन्स देते हैं, ठीक है, और उन पर वो क्या करते हैं? मार्कअप लेते हैं, मार्कअप अर्न करते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो वो जो उनका जो प्रॉफिट ऑन डेट है, वो क्या होगा? आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करेगा। इसी तरह अगर आप एक प्लांट एंड मशीनरी को लीज पर देते हैं, उससे जो आप रेंट रिसीव करते हैं, या आप एक बिल्डिंग को देते हैं लीज पर, ठीक है, उससे आप अगर रेंट लेते हैं, तो वो आपकी कहाँ पर फॉल करती है? प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं। जो आप अगर अगर आपने एक सब लीज की है एक बिल्डिंग को, अगर आपने लीज पर दी है बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी, उससे जो आपको रेंट मिलता है वो कहाँ पर फॉल करता है? वो आपका फॉल करता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन लॉ कहता है कि अगर एक बिजनेस, एक कंपनी है, एक बिजनेस है, उसकी नेचर ही क्या है कि वो क्या करता है? लीज पे चीजें देता है। जैसे कि आप बैंक से क्या करते हैं? लीज पर कार लेते हैं। इवन कि बैंक आपको मॉर्गेज मॉर्गेज के बदले आपको क्या करता है? वो घर भी आपको मिलते हैं। ठीक है, जो आप लीज रेंटल्स पे कर रहे होते हैं, वो बिजनेस जो लीज रेंटल रिसीव कर रहा होता है, वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होता, बल्कि उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करता है। सबसे पहली चीज जो हर हेड ऑफ इनकम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने उस हेड के बारे में एक चीज डिटरमिन डिटरमिन करनी है कि उस हेड की जो इनकम है, वो टैक्सेशन में मैंने किस बेसिस पर क्या करनी है? उसकी कैलकुलेशन करनी है, उसकी वर्किंग करनी है। हमने इनकम फ्रॉम सैलरी जब पढ़ा, हमने क्या सीखा कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो आपकी होती है टैक्सेबल, वो रिसीट बेसिस पर होती है। अगर मुझे सैलरी मिली है, एक्चुअली मेरे अकाउंट में रिसीव हो गई है, या मुझे अवेलेबल होगी कि मैं जाकर कलेक्ट कर लूं, तब ही वो मेरी इनकम का पार्ट बनेगी टैक्स पर्पज के लिए। अगर मुझे पूरे 12 मंथ मैंने एक कंपनी में जॉब किया, मुझे सैलरी नहीं मिली, उन्होंने कहा कल देते हैं, पूरे 12 महीने गुजर गए, मुझे पैसे नहीं मिले, तो उस साल में सैलरी की मेरे जो है टैक्स में, मेरी जो इनकम में सैलरी ऐड नहीं होगी टैक्स पर्पज के लिए, क्योंकि वो जो सैलरी है, लॉ कहते हैं आपकी टैक्सेबल है रिसीट बेसिस पर। फिर जो नेक्स्ट है, वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, वो आपकी टैक्सेबल किस बेसिस पर होती है? अक्रूवल बेसिस पर होती है। जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स था, वो आपकी होती है टैक्सेबल रिसीट बेसिस पर, ठीक है। और जो आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, वो आपकी टैक्सेबल होती है अक्रूवल बेसिस पर। जो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इसमें लॉ कहता है कि आपने ये देखना है कि आप कौन सा पर्सन है, कंपनी है या अदर पर्सन है। इसमें अदर पर्सन कौन सा हो सकता है? आपकी एओपी, ठीक है, या सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल बिजनेस। लॉ कहते हैं कि अगर आप हैं कंपनी, तो आपके पास जो आपने क्या करना है, हमेशा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करनी है? फॉलो करनी है। बिजनेस की अकाउंटिंग करते हुए टैक्स पर्पज के लिए आपने क्या फॉलो करनी है? अक्रूवल बेसिस ऑफ
अकाउंटिंग को क्या करना है, फॉलो करना है। मतलब आपने जो रेवेन्यू अर्न किया है, शक रिसीव हुआ या नहीं हुआ, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। जो रेवेन्यू आपने अर्न किया है वो आपकी रेवेन्यू का पार्ट बनेगा, सेल्स का पार्ट बनेगा। और जो आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है, पेड नहीं, इनकर्ड, बेशक आपने अक्रूवल एंट्री रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, अगर आपने इनकर कर लिया है तो वो एक्सपेंस आपको क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। एओपीएल इंडिविजुअल के केस में लॉ कहता है कि आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप कैश बेसिस भी फॉलो कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, अक्रूवल बेसिस भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये आपने कब सिलेक्शन करनी है, आपने अपने बिजनेस के पहले साल, जाहिर सी बात है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपने ये सिलेक्ट करना है कि मैं अपनी मेरी इनकम है टैक्स पर्पज के लिए, उसको मैंने रिसीट बेसिस पर टैक्स करवाना है या अक्रूवल बेसिस पर टैक्स करवाना है। लॉ कहता है अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या करवाऊंगा, इसको अक्रूवल बेसिस पर टैक्स करवाऊंगा, तो आपने हर साल अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना है। क्लियर। फिर लॉ कहते हैं अगर आप चाहते हो, सिर्फ इनके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि आप अपना जो अकाउंटिंग की जो मेथोडोलॉजी या जो मेथड है वो चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप खुद से चेंज नहीं कर सकते कि एक साल मैंने कैश बेसिस फॉलो कर लिया, एक साल मैंने अक्रूवल बेसिस फॉलो कर लिया। आपको अगर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, कमिश्नर से अप्रूवल लेंगे। अप्रूवल लेने के बाद अगर आपको अप्रूव करता है तो फिर आप क्या करेंगे, अपने कैश से अक्रूवल पे आ जाएंगे या अक्रूवल से कैश बेसिस पर चले जाएंगे। फिर लॉ कहता है कि अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो आप जब अपनी एडजस्टमेंट्स करेंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे अज्यूम करेंगे कि डे वन से आपकी कौन सी बेसिस थी, आपकी वही वाली बेसिस थी जो आपने अभी न्यूली अडॉप्ट की है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि आपने प्रीवियस ईयर्स की भी एडजस्टमेंट क्या करनी है, इस साल अपनी जो जिस साल आपने मेथड चेंज किया होगा उस साल में इनकॉर्पोरेट करनी है। आपका FAR 1 में एक टॉपिक है IS 8 करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है ना। उसमें एक होता है कॉन्सेप्ट रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। तो टैक्स के अंदर अगर आप अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, मेथड चेंज करते हैं, तो आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेते हुए अपनी क्या करनी होती है, एडजस्टमेंट करनी होती है। ये थी आपकी कि आपने कौन सी बेसिस फॉलो करनी है। लेकिन आपके सिलेबस में आप देखेंगे, आप पास्ट पेपर में देखेंगे कि हमेशा जो बिजनेस के लिए जो सिलेबस क्वेश्चन आता है, जो भी आता है, वो इस बेसिस पर आता है कि बिजनेस क्या कर रहा है, अक्रूवल बेसिस पर क्या कर रहा है, आपका जो मेथड है, जो आपकी वो जो पॉलिसी है वो वाली फॉलो कर रहा है। अब हमारे पास जो इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स को, जो समझ नहीं आती, वो ये होती है कि टैक्स में भी बिजनेस वही है, उसकी जो अकाउंटिंग है, कैलकुलेशंस है, जो आपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं वही सेम है, वही डबल एंट्रीज हैं, आप रिकॉर्ड करेंगे। आप जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाएंगे आप क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कैश डेबिट, बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। अगर आपने कोई रेवेन्यू अर्न किया है, आपने क्रेडिट पर सेल्स किया, आप क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। अगर आपने कैश सेल्स किए हैं, कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउ डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अगर आपको बाद में रिकवरीज हुई है अकाउंट रिसीवेबल से, आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये लें, आपको मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज भी पढ़ा दी। अब मसला ये आता है, हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि जो मैंने एक्सपेंडिचर इनकर किया है, ठीक है, उसे मैं क्या करता हूं, एक्सपेंस क्लेम कर लेता हूं। स्टार्ट करते हैं, जो मैंने परचेज की, ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, परचेजेस की, सेल्स की, एंड पर मुझे क्या मेरे पास बच गया, कॉस्ट ऑफ सॉरी क्लोजिंग स्टॉक बच गया, मैंने परचेज में से लेस की क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, मैंने वो क्लेम कर लिया। इसके अलावा और भी काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और होती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो चल रही होती है, फ्रेट इन फ्रेट आउट एक्सपेंसेस मेरे हो रहे होते हैं, वो सारे क्या करता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ सेल या एडमिन का पार्ट बना देता हूँ। क्लियर। अब हम आगे आते हैं कि जब हम हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मेरे पास होते हैं एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, मैं वो लेस करता हूँ। उसमें मेरे पास सैलरीज आ जाती हैं जो एडमिन स्टाफ की होती हैं, उसमें मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाती है और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। लॉ कहता है कि हम अकाउंटिंग में सारे क्या करते रहते हैं, वो लेस करते आते हैं रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो उसकी पॉलिसीज हैं, जो उसके प्रोसीजर्स हैं, आपका IS 16 हो गया, जो भी है, ठीक है, आप सारे लेस करते हैं। उसके पास आप अदर इनकम ऐड करते हैं,
आप अपने अदर एक्सपेंस से लेस करते हैं, ठीक है, उसमें आपकी फाइनेंस कॉस्ट भी होती है, आपकी अदर इनकम होती हैं, गेन ऑन डिस्पोजल होता है, ठीक है, आपके कुछ अनरियलाइज्ड गेन्स होते हैं, जिसमें हम देख लें जो आपकी पीपी है, रिवैल्यूएशन, ठीक है, रिवैल्यूएशन आपको गेन आ रहा होता है, आपको रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा होता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन जो गेन आपका होता है वो हम चार्ज करते हैं ओसीआई में, ठीक है, और जो हमारा रिवैल्यूएशन लॉस होता है वो हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम हमें लॉस आ गया हम चार्ज कर देते हैं पी एंड एल में। तो हमने हर किस्म को जो हमारा एक्सपेंस हो रहा होता है, जो हम हर किस्म की हम जो इनकम या जो हमें रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न हो रहा होता है, हम वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। लेकिन जब हम टैक्स की बात आते हैं उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है टैक्स एक्सपेंस। तो ये जो हमारा टैक्स एक्सपेंस है, ठीक है, इस इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर के अंदर जो हमारा पर्पस है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर तो हम अकाउंटिंग में पहुंच गए थे। जब हमने अकाउंटिंग पढ़ी, आपने PRC 4 पढ़ा, प्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आपने KF 1 पढ़ा न्यू स्कीम के मुताबिक FAR 1, ठीक है, आपने सारी एडजस्टमेंट्स की और आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर पहुंच गए। अब जो इसके बाद हमारे पास टैक्स एक्सपेंस आता है, जो हम वैल्यू अकाउंटिंग में पुट कर देते हैं, हमने इस हेड ऑफ इनकम के अंदर, आज की इस लेक्चर हम स्टार्ट हो रहे हैं और आगे कुछ लेक्चर्स होंगे, 7 होते हैं 8 होते हैं साइड के ऊपर, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ हमने इस टैक्स एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है। क्लियर? आपके माइंड में आना चाहिए, जब हमने सारी वर्किंग कर ली, सर्विसेज रेवेन्यू, मैंने रेवेन्यू ऊपर लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल लेस की, ग्रॉस प्रॉफिट पे पहुंच गया, एडमिन एक्सपेंसेस मैंने लेस किए, मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस लेस किए, मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। तो उसके बाद मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए था कि मैं सिंपली प्रॉफिट बिफोर टैक्स को टैक्स रेट, एओपी है तो एओपी वाला रेट मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, इंडिविजुअल नॉन सैलरीड है वो भी क्या आएगा, एओपी वाला रेट जो गिवन है वो भी इसी पे अप्लाई हो जाएगा। अगर कंपनी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उस केस में 29% ऑफ जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उस पर मैं चार्ज कर देता। लेकिन यहाँ पर एक मसला जो आता है, जो हमने अभी तक, मतलब जो हमने जो सीखना है इसके अंदर, वो ये आता है कि लॉ कहता है कि जो आपने एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं, जो हमने क्लेम किए हुए हैं, लॉ उनमें से डिस अलाउ कर देता है। जो सबसे पहला एक्सपेंस है, जो आपको क्वेश्चन में अगर नजर आ जाए, या आपके सामने आ जाए, कहीं पर भी आपको नजर आ जाए टैक्स के पेपर के अंदर, तो आपने सबसे पहले उसको ऐड बैक कर देना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो कौन सा है कि लॉ कहता है कि मैंने नोशनल एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करने। नोशनल एक्सपेंस वो डिसअलाउ कर देते हैं, मींस कि जो मैं एस्टिमेटेड एक्सपेंस बुक किए होते हैं मैंने अपनी बुक्स के अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब हमारे अकाउंटिंग में जब हम, आपने टॉपिक पढ़ा होगा PRC 4 के अंदर, जब उससे पुराने स्टूडेंट हैं, पुरानी स्कीम के, तो आपने KF 1 प्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो हम बैड डेट्स चार्ज करते हैं उसमें 2 पोर्शन होते हैं बैड डेट का। एक होता है प्रोविजन के इंक्रीज का, ठीक है, एक होता है एक्चुअल राइट ऑफ, एक्चुअल बैड डेट। लॉ कहता है जो आपने ये प्रोविजन, आप अपने पास्ट ट्रेंड्स को, मतलब देख के, अब जो आपने एक एस्टिमेट लगाया है इस साल की प्रोविजन, जो आपने एक्सपेंस बुक किया है, वो मैं आपको डिसअलाउ करता हूं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं वो अलाउ करता है, वो अलाउड हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, वो हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वो कौन सी कंडीशन, ठीक है। इसी तरह की आपकी और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, वो आपको वो डिसअलाउ कर देता है, जैसे कि आपकी जो रिवैल्यूएशन लॉस है, जो आपने P&L में चार्ज किया होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर, क्योंकि आपका रिवैल्यूएशन पे लॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी जा सकता है एंड OCI में भी जा सकता है। जिसके लिए आपको IAS 16 आना चाहिए, क्योंकि आपका कब OCI में जाएगा एंड आपका कब वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ टैक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं वो नहीं बताऊंगा उसमें क्या डिफरेंसेस है। बस आपने ये माइंड में रखना है कि आपका जो रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आया हुआ है, वो आपने यहाँ पर ऐड बैक कर देना है। तो क्योंकि वो नोशनल एक्सपेंस है, वो एक्चुअली में आपको वो लॉस रियलाइज नहीं हुआ। अब जो लॉस ऑन डिस्पोजल होता है,
वो आपको एक्चुअली में रियलाइज हो जाता है, क्योंकि आप उसको एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, आप उसके बदले में पैसे ले लेते हैं, आपको वहां पर एक गेन या लॉस आ जाता है। अगर मुझे लॉ नोशनल एक्सपेंसेस अलाउ नहीं कर रहा, तो नोशनल इनकम्स भी अलाउ नहीं होंगी। वो कहते हैं कि आपने ना नोशनल इनकम लेनी है, ना आपने नोशनल एक्सपेंसेस लेने हैं, वो आपको डिसअलाउड है। आप ये ऐड बैक कर देंगे, ठीक है, ये तो सबसे पहली चीज है। उसके अलावा लॉ कहता है कि आपको सारे एक्सपेंसेस जो आपने क्लेम किए हुए वो अलाउ हैं, लेकिन उसने कुछ कंडीशंस बता दी हैं। मैं वैसे बता देता हूं। तो हम सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है, वो मेरे एक्चुअल में एक्सपेंस इनकर हुए, मैंने क्या किया, उसकी इंप्लॉइज को पेमेंट्स किए हैं, लेकिन लॉ कहता है, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, लेकिन हम आगे चल के सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉ कहता है कि अगर आपने 25,000 से अबव अमाउंट कैश में पेमेंट कर दी है, बेशक अकाउंटिंग में अंडर आईएफआरएस वो आपका एक्सपेंस है, आपने लेस भी किया हुआ अपने पी एंड एल में, लेकिन जब आप टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो तब आप इस एक्सपेंस को ऐड बैक कर देंगे। मैं इसको अपना एक्सपेंस नहीं मानता, ठीक है। जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपके एक पेमेंट को, आपके एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस मान ही नहीं रहा, तो क्या उसे मैं अपने प्रॉफिट में से लेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसको मैं ऐड बैक कर दूंगा। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मेट यूज करना है, कि वो फॉर्मेट क्या है, कि हमने कौन सा फॉर्मेट यूज करना है कि हमें पेपर में न्यूमेरिकल करते हुए हमारा कम से कम टाइम वेस्ट हो, और हम जल्दी से जल्दी जो मैक्सिमम पोर्शन है या जो हमारा फुल न्यूमेरिकल है, हम वो कंप्लीट कर लें गिवन टाइम के अंदर। उसके लिए जो फॉर्मेट हमने यूज करना है, वो ये यूज करना है। आपको क्वेश्चन के अंदर दो तरह का डाटा गिवन होगा। एक तो उसने दी होगी, या तो उसने दी होगी आपको पूरी सेल्स, लाइक अमाउंट 1,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आपने उसको लेस किया होगा कॉस्ट ऑफ सेल, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीपी आ जाएगा, सेम अकाउंटिंग वाला। आप इसमें से लेस करेंगे अपने एडमिन एक्सपेंसेस, आप इसमें से लेस करेंगे अपने सेलिंग एक्सपेंसेस, इसमें से आप लेस करेंगे अपनी अदर एक्सपेंसेस। उन्होंने किए हुए होंगे, आपको दिया होगा डिटेल, ठीक है। जो अदर इनकम्स भी होंगी। यहाँ पे आपका आ रहा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। प्रॉफिट बिफोर, आपको यहाँ पर टैक्स गिवन होगा, यहाँ पर अमाउंट गिवन होगा। अब जो रिक्वायरमेंट होगी वो कहेगा कि जनाब आपने क्या करना है, इसके बाद वो नीचे देगा अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में वो सब पॉइंट बनाएगा। पॉइंट 1 कहेगा जो ऊपर सेल्स गिवन है, ठीक है, सेल्स में ये एडजस्टमेंट्स हैं, लाइक भी 50,000 की ये एडजस्टमेंट ये है, और ये हमने ये ट्रीटमेंट किया है। तो तब आपने देखना कि जो 50,000 है, इसका क्या जो ट्रीटमेंट इन्होंने किया हुआ है, क्या वो टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। अगर अकॉर्डिंगली होगा तो क्या करना है, अकॉर्डिंगली नहीं होगा तो क्या करना है, ये हमने आगे चल के सीखना है। फिर वो कहता है जो कॉस्ट, पॉइंट 2 है कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। उसमें हमने आपका एक ऐसा एक्सपेंस लिया हुआ है जो कि नोशनल है। अकाउंटिंग में तो वो एक्सपेंस है, लेकिन जब हम टैक्स की वर्किंग करेंगे, क्योंकि वो हमें लॉ अलाउ नहीं करता, तो हमने क्या करना है, अपने फॉर्मेट के अंदर उसको ऐड बैक कर देना है। इस तरह आपके पास और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। तो ऐसे न्यूमेरिकल को, ऐसे लेंथी क्वेश्चन को जो आपका 18 से 20 नंबर का आता है, आपने किस तरह से सॉल्व करना है। आपने स्टार्ट करना है, यहाँ पे आप अमाउंट लेंगे, ये सिर्फ बिजनेस का हेड है। आप स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्लियर। अमाउंट गिवन है आपको यहाँ पर 1,000 रुपए। इसमें से आप सबसे पहले इसमें आप ऐड कर देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, आपने क्या ढूंढनी है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ऐड बैक कर देंगे। क्यों ऐड बैक कर देंगे? क्योंकि लॉ कहता है कि मैं, मेरे मुताबिक अकाउंटिंग में जो आप डेप्रिसिएशन का रेट फॉलो करते हैं, जो यूज करते हैं, मैं उसको नहीं मानता। वो लॉ ने, आप पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इन्होंने आपको
सेपरेट आपको बता दिया है कि कौन से जो आपका एसेट है, मतलब बिल्डिंग की क्लास है, क्लास ऑफ एसेट्स है, उस पर आप जो रेट अप्लाई करेंगे 10% अप्लाई करेंगे। जो आपका प्लांट एंड मशीनरी है, लॉ कहता है कि आपने 15% अप्लाई करना है डेप्रिसिएशन रेट। उन्होंने सारी प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15% दे दिए। उन जो आपका ऑफिस इक्विपमेंट है, जो आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, वो कहता है कि आपने शक अकाउंटिंग में उसकी लाइफ 50 साल की उन्होंने एस्टिमेट की हो, लेकिन आपने टैक्स में जब वर्किंग करेंगे, आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे और आप टैक्स के अकॉर्डिंग जो मैंने रेट बता दिए हैं, अब वो यूज करके क्या करेंगे, उन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब एक और चीज है कि लॉ कहता है कि हम अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन के 4 मेथड्स हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, आपका WDV मेथड है, ठीक है, और 2 और भी हैं। लेकिन टैक्स कहता है कि मुझे कोई नहीं पता कितने मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, सॉरी टैक्स डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग। टैक्स पर्पस के लिए सिर्फ जो आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू है। आपने हमेशा वो यूज करना है, ठीक है। तो हम इसलिए फिर क्या करेंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जब हमारी वैल्यूज डिफरेंट हैं, जब अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन का डिफरेंट है, टैक्स का डिफरेंट है। अकाउंटिंग का तो हम FR1 में सीख चुके हैं, या अकाउंटिंग का हम PRC4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सीख चुके हैं। लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट करनी है, उसका आपका पूरा चैप्टर है। चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 8, इनकम फ्रॉम बिजनेस पार्ट 2। हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका जो टैक्स की डेप्रिसिएशन है, या जो अमोर्टाइजेशन है इंटेंजिबल एसेट्स की, आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब यहां पर एक और चीज कि अगर मुझे लॉस, अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल, जो मैं अकाउंटिंग में गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करता हूं, मैं वो अकाउंटिंग WDV एंड कैश जो मुझे रिसीट्स मिलती हैं, या जो मुझे इंश्योरेंस क्लेम जो भी रिसीवेबल होता है, उसको मैं कंपेयर करके क्या करता हूं, अकाउंटिंग गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करता हूं। जब मुझे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ही अलाउ नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब मैंने लॉस ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट किया होगा, वो भी गलत कैलकुलेट किया होगा, वो मुझे डिसअलाउ हो जाएगा। तो अगर तो है वो लॉस, अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल है, तो उसको मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस किया होगा। तो रिवर्स करने के लिए, ट्रीटमेंट को रिवर्स करने के लिए, मैं यहां पर दोबारा से ऐड बैक कर दूं। अगर वो था अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल, क्योंकि अकाउंटिंग गेन मेरा किस में होगा, ऐड होगा आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, उसको मैं यहां पर लेस कर दूंगा। जब मैं टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा, तो मेरे पास टैक्स WDV आ जाएगी। तो मैं टैक्स WDV को एक्चुअल रिसीट के साथ कंपेयर करके टैक्स गेन या टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल क्या कर दूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। मैं यहां पर क्या करूंगा, अगर टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट उससे मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, टैक्स गेन को यहां पर मैं ऐड कर। एंड सिमिलरली आपके पास बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आएंगी। हम आगे जब हमारा एक सेक्शन है, हम वो पढ़ेंगे, जब हमारे 2 चैप्टर हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर, हमने जब सारी डिटेल डिस्कस कर लेंगे, तो मे बी आपका जो न्यूमेरिकल है इनकम फ्रॉम बिजनेस का, वो 3 पेजेस तक भी जा सकता है। आपके रजिस्टर के, आपकी जो आंसर शीट होती है, उतनी तक भी जा सकते हैं, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। इतनी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, हम वो सारी 1 by 1 डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि आपने कौन सी चीज किस तरह से कैलकुलेट करनी है। जब आप सारी एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, आप जो आपकी जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस होंगे, आप वो ऐड बैक कर देंगे। जो आपके टैक्स में अंदर जो अलाउएबल एक्सपेंसेस हैं, आप वो लेस कर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट्स। टैक्सेबल प्रॉफिट्स में से आप फिर इसके ऊपर आप क्या करेंगे, आप इसमें से लेस करेंगे आपके डिडक्टेबल अलाउंसेस, ठीक है। आप लेस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आपकी वो वाला प्रॉफिट आ जाएगा टैक्सेबल, जिस पर आपने क्या करना है, अपना रेट अप्लाई करना है। अगर AOP है तो आप क्या करेंगे, नॉन सैलरीड और AOP वाला रेट लगाएंगे। अगर इंडिविजुअल सो प्रोप्राइटर बिजनेस भी है, तो उस पर भी वही रेट लगते हैं जो आपके AOP पे रेट लगते हैं। सिर्फ जो सैलरीड इंडिविजुअल है, उस पर आपने क्या करना है, सैलरीड इंडिविजुअल रेट लगाने हैं। आप रेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टैक्स पेबल या टैक्स एक्सपेंस। तो ये है जिससे हमने क्या करना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस को जब हम सारा चीजें कवर कर लेंगे एक कॉन्सेप्ट को, जो हमारी फाइनल आउटकम होगी, वो हमने सीखना क्या है कि हमने ये हमारा फॉर्मेट है, इसमें चीजों को किस तरह से पुट करना है,
और हमने अपनी टैक्सेबल प्रॉफिट्स और टैक्स लायबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट करनी है, जो आपकी क्वेश्चन की या आपकी न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट होती है आपके पेपर के अंदर। ये हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस का पहला लेक्चर था। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 21, उसमें कोई आपके 15 टू 16 उन्होंने पॉइंट्स दिए में, अब मतलब आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दी हुई है, जो अगर वो कंडीशन जो गिवन है साथ में, अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो फिर आपको टैक्स में एक्सपेंस अलाउ होगा। अगर आप वो कंडीशंस, वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे उस रेलेवेंट एक्सपेंडिचर का, उस अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट का, तो टैक्स आपको डिसअलाउ कर देता है। जब आपको टैक्स एक एक्सपेंस को डिसअलाउ करता है तो आप उसको क्या करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देते हैं। जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर है, 2 या 3 लेक्चर्स, वो हमारे उन 16 या 17 पॉइंट्स के ऊपर है, उन एक्सपेंसेस के ऊपर हैं, जिसमें हम वन सारों को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे।